किस्त नंबर 4। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आसिफ ने थैंक यू कहकर फोन किट कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो शहनाज, अब तुम झूठी हो, आशान से छूटी है तो दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। तुम कहती हो वो कल तुम्हारे साथ नहीं थी, जबकि वो कह रही थी कि कल तुम इसके साथ थी और तुम दोनों कपड़ों की सेल वाली दुकान पर गई थी। अब मुझे सच सच बता दो, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैंने तुम पर कितने एहसान किए, तुम्हें नौकरी दी, अपना फ्लैट दिया और तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया है। ये सिला दिया तुमने मुझे मेरे एहसानात का। मैं समझ गई थी कि मामला नाजुक है, इसे किसी और तरह से डील करना पड़ेगा। इसलिए मैंने झूठ मोट के आंसू आंखों में लाते हुए रूनसी आवाज में कहा, आसिफ मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। शानजे कल मेरे साथ नहीं थी, मैं ये झूठ बोलने पर मजबूर थी। शानजे मेरी दोस्त है, मैं इसे बचाना चाह रही थी। मुझे नहीं पता कि वो कल कहाँ थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थी। ये कहकर मैं मगरमच्छ के आंसू रोते हुए चूर आंखों से आसिफ की तरफ देखने लगी। मुझे रोता देखकर आसिफ बोला, देखो शहनाज, रूमिट, पहले तो मैंने फैसला किया था कि तुम्हारे इस झूठ पर तुम्हें नौकरी से फारिग कर दूं और अपना फ्लैट भी वापस ले लूं। लेकिन तुम्हारा रोना और शर्मिंदगी देखकर और ये देखकर के अब तुम सच बोल रही हो, मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। लेकिन जो तुमने किया है, इस गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और बाकी रह गई शानजा, इसे मैं खुद सजा दूंगा। मैंने झूठ मोट का रोते हुए चेहरे पर मजलूमियत लाते हुए किया, सजा? कैसी सजा? आसिफ ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सरकाती हुए गहरा किश लगा लिया और जुआ मेरी तरफ छोड़ते हुए बोला, तुम्हारी सजा यह है कि मैं आज ऑफिस टाइम के बाद तुम्हारे साथ फ्लैट पर जाऊंगा और वहां तुम्हारे बेटे हैदर के सामने तुम्हारे साथ। आसिफ की बात सुनकर मैंने कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मेरा बेटा है, आप इसके सामने कैसे? प्लीज, ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर आसिफ किटाई से बोला, देखो शहनाज, ये तुम्हारा इशू है कि तुम कैसे अपने बेटे को समझाओगी और राजी करोगी। लेकिन मैं तुम्हें ये मजा जरूर दूंगा, वरना मेरा फ्लैट और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठोगी। अब तुमने गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम वो सजा अपने बेटे के सामने कर लेती हो, ये नौकरी और फ्लैट की कुर्बानी देती हो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, फैसला करके मुझे बता दो। आसिफ की बात सुनकर मैंने दिल में सोचा, नौकरी और फ्लैट तो मैं कभी हाथ से नहीं जाने दूंगी। बाकी दूसरा ऑप्शन हैदर के सामने ये सब करना, तो वो कोई इशू नहीं। ये कमीना आसिफ ये नहीं जानता था कि मैं तो खुद अपने सगे बेटे से ये सब करती हूँ, और तो और इसका दादा भी मुझे इसके सामने सब कुछ कर चुका है। इसलिए अगर आसिफ भी मुझे इसके सामने कर लेगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। लेकिन अपना और अपने बेटे का भरम और ये नाजायज रिश्ता छुपाने के लिए थोड़ा बहुत नखरा और नाटक करना जरूरी था। इसलिए मैं 5 मिनट ऐसे रोती रही जैसे आसिफ ने मेरे सामने कोई बहुत बड़ी शर्त रख दी हो। 5 मिनट छूट मोट का रोने के बाद मैंने आसिफ से कहा, मुझे नहीं लगता बेटा हैदर इसके लिए मानेगा, और मैं खुद भी नहीं चाहती। लेकिन इस नौकरी से मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपकी शर्त पूरी कर सकूं। मेरी बात सुनकर आसिफ अपने चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान लाते हुए बोला, गुड, तो फिर ऑफिस टाइम के बाद चलते हैं। तुम अब जा सकती हो और अपना ऑफिस वर्क कर सकती हो। आसिफ के घर से निकलकर मैं अपने ऑफिस रूटीन वर्क में बिजी हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला और शाम के 5 बज गए। मैं अभी अपनी फाइल समेट कर दराज में रख रही थी कि आसिफ मेरी टेबल के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, शहनाज चलीं। इसे देखकर मैंने फिर से नाटक करते हुए मजलूम सा चेहरा बनाया और दुखी लहजे में बोली, जी चलीं। आसिफ के साथ कार में बैठकर हम अपने फ्लैट पर पहुंच गए। हैदर बेटा घर पर ही था। आसिफ को बेडरूम में बिठाकर मैं हैदर बेटे को इशारा करके किचन में ले गई। किचन में ले जाकर मैंने हैदर बेटे को समझाना शुरू कर दिया। इसे बताया कि आसिफ क्या चाहता है और ये भी समझाया कि हम माँ बेटे ने इसके सामने ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे ये सब हम मजबूरी की हालत में कर रहे हैं। हैदर को समझाकर मैं बेडरूम में चली गई और आसिफ के सामने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, आसिफ ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है क्या? आसिफ ने मेरा हाथ खींचकर मुझे बेड पर अपने सामने बिठाते हुए कहा, हाँ शहनाज जान, बहुत जरूरी है। एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, ये इसकी सजा। दूसरा मेरी फैंसी थी, समझो दिल में दबी काफी सालों से फैंसी, कि मैं किसी माँ को इसके बच्चे के सामने ये सब करूं।
अब जब तुम्हारे बेटे के सामने मस्तियाँ करूंगा तो तुम्हें अपनी गलती की सजा भी मिल जाएगी और मेरी फैंसी भी पूरी हो जाएगी। तुमने अपने बेटे को समझा दिया, नाराज तो नहीं हो रहा था ना? मैंने अपनी मजलूमियत की एक्टिंग जारी रखते हुए रोते हुए कहा। हाँ, समझा दिया मैंने अपने मासूम बच्चे को। इस बेचारे ने क्या गुस्सा करना था। गरीब बेवा माँ का बच्चा है और फरमाबरदार बच्चा। माँ की बात चुपचाप मान गया। बस मैंने इसे वदा किया है कि ये सब कुछ होने के बाद इसे नया 125 मोटरसाइकिल दिलवाओगी। कॉलेज आने जाने के लिए बसों के धक्के खाता फिरता है। मेरी बात सुनकर आसिफ बोला, 125 मोटरसाइकिल की तुम मेंशन मत लो। मैं यहाँ से जाते हुए अपने एक दोस्त के शोरूम में फ़ोन कर दूंगा। तुम्हारा बेटा आज ही वहाँ से जाकर अपनी पसंद का बाइक ले आए, पेमेंट में कर दूंगा। इतने में ही हैदर बेटा रूम में आ गया। हैदर को देखकर आसिफ ने बेड पर बैठते हुए बेपर्दा होना शुरू कर दिया और बिल्कुल तैयार होकर बेड पर बैठकर मेरी और हैदर की तरफ देखने लगा। हैदर ने शर्म के मारे नजरें झुका ली। बिल्कुल आज़ाद होकर आसिफ शर्माते हुए हैदर की तरफ देखकर बोला, मैं यहाँ से जाते हुए अपनी बाइक शोरूम वाले दोस्त को फ़ोन कर दूंगा। तुम वहाँ जाकर मेरा नाम लेकर अपनी पसंद का 125 बाइक ले लेना। चुल्लू, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को तैयार करो। एक एक करके पर्दों की कैद से आज़ाद करो इसे। हैदर आसिफ की बात सुनकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने आंखों ही आंखों में हैदर को हाँ का इशारा किया। वो चुपचाप आगे बढ़ा और मुझे पर्दों की कैद से आज़ाद करने लगा। आसिफ बोला, जल्दी करो बेटा, हम दोनों मिलकर तुम्हारी उम्मी के पूरे वजूद का दीदार करेंगे। जब हैदर ने अपना काम खत्म कर दिया तो आसिफ उठा और मेरे करीब आ गया। हैदर सोफे पर जाकर बैठ गया। आसिफ मेरे साथ मनमानियां करने लगा और फिर एक लम्हे के लिए रुककर हैदर की तरफ देखकर बोला, तो देखो तुम्हारी माँ कितनी खूबसूरत और दिलकश औरत है। देखो कैसे बेचैन हो रही है। चुल्लू, अब तुम भी कुछ मदद करो हमारी इस खेल में। आसिफ की बात सुनकर हैदर हमारे करीब आ गया और आसिफ जैसे कुछ कहता जा रहा था, हैदर बिल्कुल वैसे इसकी हुक्मों की पैरवी कर रहा था। और सच में आसिफ बहुत ही नीच और गंदा आदमी था। आसिफ खेल शुरू कर चुका था और हैदर हमें टिकटिकी बांधे देख रहा था। कुछ देर तक जब आसिफ ने देखा कि हैदर की हालत भी अब खराब होने लगी है और इसके जज्बात भी उभरने लगे हैं, तो इसने हैदर से कहा, तेरा मौत भी बन रहा है, आजा तो भी और जी ले अपनी जिंदगी। हैदर तो जैसे इसी इंतजार में था। इसने जल्दी से तैयारी पकड़ी और मेरे करीब आ गया और मस्तियाँ करने लगा। कुछ देर बाद आसिफ ने कहा, हैदर, अब तुम मेरे पीछे आकर मुझे खुश करो और मैं तेरी उम्मी को खुश करता हूँ। आसिफ की इतनी गंदी बात सुनकर हैदर बेबसी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी हैरत से आसिफ की तरफ देखने लगी तो आसिफ बोला, शहनाज जान, ये भी मेरी फैंसी का एक हिस्सा है। आसिफ की बात सुनकर मैंने हैदर को आंखों से इशारा किया कि वो मान जाए। हैदर बेबसी से मुझसे अलग हुआ और बेड से उतरकर आसिफ के पीछे चला गया। अब हैदर आसिफ को खुश करने में लगा था, जबकि आसिफ मेरे साथ अपनी कार्रवाई सर अंजाम दे रहा था। कोई 10 मिनट के इस मुश्तरका खेल के बाद हम सब ही अपनी मंजिल को पहुंच गए। कुछ देर निधार लेटने के बाद आसिफ बेड से उतरा और हैदर बेटे की तरफ देखकर कहा, मज़ा आ गया, तुम्हारी माँ बड़ी दिलकश औरत है। औरतों ने भी मेरी खूब अच्छे से खिदमत की है, किस्म से मज़ा ही आ गया आज तो। ये कहकर इसने खुद को धांपा और जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिलाकर कहा, यार, एक हैदर नाम का नौजवान आएगा, मेरा नाम लेगा, इसे इसके पसंद के कलर की 125 दे देना। बिल मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं पेमेंट बैंक से ऑनलाइन करवा दूंगा तुम्हारे अकाउंट में। ये कहकर इसने फ़ोन बंद किया और हैदर से कहा, देख लो, मैं वादे का पक्का हूँ। दोस्तों, मज़ीद देखे किस्त नंबर 40 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ ये कहानी कटिंग के बगैर घर की बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।